नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले जो भी आगामी एग्जामिनेशंस हैं, जस्ट लाइक एसएससी, आरपीएफ, डिफेंस, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस एंड अदर्स एग्जाम्स, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीडी में क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि ये क्वेश्चंस कई बार हूबहू आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी ने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 12th फेल, बी एनिमल, सी ओ माई गॉड 2 एंड डी डंकी। आपको बताने हैं कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो किस मूवी को दिया गया है। आइए बताते हैं। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको 12th फेल, तो 12th फेल को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये 2024 में ये अवार्ड इसको दिया गया है। अब बात करते हैं 12th फेल मूवी की। 12th फेल मूवी की बात करूँ मैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 12th फेल मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। ये यूपीएससी से रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है और इसके जो डायरेक्टर हैं, 12th फेल के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हो जाएंगे उनका नाम बता देता हूँ, वो है विधु विनोद। यानी विधु विनोद साहब इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि 12th फेल का डायरेक्टर कौन है, तो विधु विनोद साहब। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड है, अगर इसी को ये पूछेगा कि 68th फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया है। ठीक है, अगर 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाएगी तो 68वें फिल्म फेयर में नाम आता है गंगूबाई। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी। आपने इसका नाम सुना होगा, काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी को 2023 में, ठीक है, 2023 में बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए आप कि इसमें जो हमने बताया 12th फेल मूवी है, ठीक है, ये जो 12th फेल मूवी है, इस मूवी को विनु विनोद चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किया है। विधु विनोद चोपड़ा साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है इस मूवी को। 12th फेल मूवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है और साथ ही में 12वीं फेल जो मूवी है इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट फिल्म पॉपुलर का अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट स्क्रीन प्ले, ध्यान रखिएगा, बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड इसको दिया गया है और बेस्ट स्क्रीन प्ले के अलावा बेस्ट फिल्म यानी पॉपुलर अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड दिया गया है। इन 3 चीज़ों का भी याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है 12th फेल मूवी से, वो ये है कि जो 12th फेल मूवी है ये किनके वास्तविक जीवन की कहानी है। तो एक आईपीएस थे, 12वीं फेल आईपीएस, आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो 12वीं फेल आईपीएस थे मनोज कुमार शर्मा। ठीक है, मनोज कुमार शर्मा के जो वास्तविक जीवन है, उनके जीवन की जो कहानी है, उसी कहानी पे ये इसको फिल्माया गया है। उसी कहानी पे विधु विनोद चोपड़ा साहब ने 12th फेल मूवी बनाई है और उसमें दिखाया गया है कैसे एक इंसान पुअर बैकग्राउंड से आता है और हौसले बुलंद रखते हुए फाइनली वो यूपीएससी क्रैक कर जाता है। ठीक है, यानी एक बुक है 2019 में
2019 की जो नॉन फिक्शन बुक है, नॉन फिक्शन बुक पे ही ये कहानी आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो नॉन फिक्शन बुक है ये अनुराग पाठक की बुक है। ठीक है, अनुराग पाठक, अनुराग पाठक की एक बुक है जो 2019 में आती है, नॉन फिक्शन बुक के बेसिस पे ये मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी 12 फेल मूवी में फिल्माया गया है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। आपको यहाँ बताने हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए बताते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जगदीप धनखड़ साहब, यानी जगदीप धनखड़ साहब अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किए हैं। ये जगदीप धनखड़ साहब है कौन? ये है भारत के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भारत के इस समय वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब। एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि ये राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। और ये जगदीप धनखड़ साहब है, ये चौथे नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा, ये 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? देखिए, हलवा समारोह है वो एक घटना से संबंधित है। पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह, दूसरा बजट तैयार करने की प्रक्रिया, तीसरा राष्ट्रीय महिला दिवस और चौथा गणतंत्र दिवस समारोह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए कि इन 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया। जो हलवा समारोह है ये बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड वार्नर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल। आपको बताने हैं कि T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। तो आइए बताते हैं। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सूर्य कुमार यादव जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, इस आईपीएल में थोड़ा इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। आईपीएल के पहले T20 में इनका फॉर्म बहुत ही तगड़ा देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, क्रिस्टोफर लोनल, निशा पाहुजा, डेविड ओपेनहैम एंड एंडी कोहेन। आपको बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइए बताते हैं। निशा पाहुजा को डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन जिन्होंने किया है, उसके लिए इनको 2024 का ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई हैं ये निशा पाहुजा, ठीक है, जिनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, जो काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमिरगर अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? वर्ष 2022-23 के लिए
पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमीरगर अवार्ड किसे दिया गया है? पहला है जसप्रीत बुमराह, दूसरा है मोहम्मद शमी, तीसरा है शुभमन गिल और चौथा रविचंद्रन अश्विन। 4 ऑप्शन में आपको एक पर टिक करना है। तो ध्यान में रखिएगा 2022-23 के लिए जो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है पॉली उमरीगर, वो दिया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे फॉर्म में थे, आईपीएल में भी फॉर्म में रहे हैं अच्छे। स्टार्टिंग में उतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा, बाद में चल के फॉर्म अच्छा हुआ, लेकिन उसके पहले ये जो 2022-23 का जो टाइम पीरियड था ये इन्हीं का था। काफ़ी ज़्यादा इनके बल्ले से रन निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको बताने हैं कि कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। उन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है हरियाणा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कर्पूरी ठाकुर को जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये बिलोंग करते हैं बिहार से, यानी बिहार के रहने वाले थे कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और ये बिहार में कहाँ के रहने वाले थे? समस्तीपुर। बिहार में ये समस्तीपुर के रहने वाले थे। ठीक है, और ये इनका जन्म 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 1988 में। इतना याद रखिएगा, इनको भारत रत्न दिया गया है। ये बिहार के सीएम थे, बिहार के 11वें नंबर के 11th। ठीक है, बिहार के ये 11वें नंबर के 11th नंबर के सीएम थे, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको भारत रत्न दिया गया है, तो भारत रत्न देने के पीछे वजह क्या है? भारत रत्न किसको दिया जाता है? ठीक है, और ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर भारत रत्न को देने के पीछे वजह था क्या। तो अगर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन परिचय उठा के देखेंगे, इन्होंने ये कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के ज़िले में होता है और वो उस स्टेट के 2 बार सीएम रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। ठीक है, और भारत सरकार की बात करूँ मैं, तो भारत सरकार इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किए हैं और इनको दिया भी गया है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, जननायक इनको कहा जाता है, इन्होंने पिछड़े वर्गों के हित के लिए बहुत काम किया है। पिछड़े वर्गों के हितों को आवाज़ देने वाले नेता के रूप में ये जाने जाते थे। यहाँ तक कि इनका जो कंट्रीब्यूशन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। 1952 में इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद से विधानसभा चुनाव में जीत जाते हैं और ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पे भी काम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताने हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूरजमुखी की खेती से, ग्रामीण आवास से, बाल स्वास्थ्य से,
और रूफ टॉप सोलर पैनल से। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ये जो सूर्योदय योजना है, इसका जो स्टार्टअप किया जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हम बात करें सोलर पैनल के, आपने देखा होगा कि गांव गांव घर घर सोलर पैनल लगाने का अभियान जारी हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेटेड किससे होगा, सोलर पैनल से रिलेटेड है। सोलर पैनल की बात करें, रूफ टॉप सोलर पैनल, इससे ये रिलेटेड है और घरों में इंस्टॉल किया जाएगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के जो लोड है, जो कह सकते हैं कि जो कोयले से प्रोडक्शन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी या और भी दूसरे सोर्सेज हैं, उस पर निर्भरता कम करेगी, ठीक है। उन सभी रिसोर्सेज की बचत करेगी और इको फ्रेंडली भी होगा, यानी कि कम पैसे में सोलर सिस्टम लगाइए और बिजली का उत्पादन आप घरों में करिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, ये कह सकते हैं पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो इसमें टारगेट रखा गया है इस स्कीम में कि लगभग 10 करोड़ सोलर पैनल लोगों के घरों में लगाया जाएगा, ठीक है। जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, एनर्जी के फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए लगभग 10 करोड़ सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा रूफ टॉप सोलर पैनल से। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 की ही योजना है, तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ठीक है, 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आपको, 4 ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पहला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दूसरा है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, तीसरा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और चौथा है नेशनल कोस्ट गार्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, यूपी। यानी यूपी को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है, ये संस्थागत श्रेणी में, जिसमें 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल का नाम आता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के दौरान, देखिएगा, विभिन्न प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, जो संकट आते हैं, उसके दौरान जो चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, उस चिकित्सा सहायता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, यूपी का है, इसको ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अरुण योगीराज, दूसरा डॉक्टर रितु करधल श्रीवास्तव, तीसरा नवीन तिवारी और चौथा बी और सी। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार फिर। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, तो बताइए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके दिमाग में आएगा
कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक आपको डेटा दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए चयनित हुए हैं डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव जी। ठीक है, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव जी इस उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए चयनित हुए हैं। एक्चुअली ये कहाँ की रहने वाली हैं रितु करिधल? ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। आइए इसको मैं टिक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव ये लखनऊ की रहने वाली है और इन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन, कौन सा? मार्स ऑर्बिटर, ठीक है, मिशन, भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के विकास में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, वो मार्स मिशन मंगलयान के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं और वह इस मिशन के डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर भी थी। ठीक है, ये जो करिधल श्रीवास्तव जी हैं, रितु करिधल श्रीवास्तव जी, ये मंगल मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर भी है। ठीक है, मतलब डायरेक्टर रह चुकी थी। तो इसी पोस्ट के लिए इनको ऑर्बिटर मिशन कह सकते हैं, या मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए, मंगलयान के डेवलपमेंट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। रितु करिधल श्रीवास्तव के अलावा भी नवीन तिवारी जो को भी ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नवीन तिवारी भी का भी नाम आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखिए, अब इंडिया में हम जानते हैं कि इंडिया का जो राष्ट्रीय गेम है वो हॉकी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो इसमें यहाँ पे गेम को पसंद किया जाने वाला जो गेम है वो है क्रिकेट। खैर, बैडमिंटन के सेक्टर में आते हैं। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024, ठीक है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ताई तजु यिंग, पीवी सिंधु, अंकिता रैना, चेन यू फेई। आपको बताने हैं कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। बैडमिंटन इंडिया ओपन 2024, ठीक है, बताइए 4 ऑप्शन दिख रहा है आपके, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? आइए बताते हैं। देखिए, बात आती है यहाँ पे बैडमिंटन इंडिया ओपन 2024 की। देखिए, कोई भी गेम से अगर क्वेश्चन उठाया जाता है तो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप ताई तजु यिंग का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ताई तजु यिंग, ये बैडमिंटन सेक्टर में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल ये जीती जाती हैं ताई तजु यिंग। और जीतने के बाद ये टाइटल की उपाधि इनको दे दी जाती है बैडमिंटन सेक्टर में। ताई तजु यिंग ये कहाँ के रहने वाली हैं, आपको ये भी जानना है। ठीक है, एक्चुअली ये जो महिला एकल टाइटल जो जीती हैं ताई तजु यिंग इंडिया ओपन, ये पूछ सकता है कि अगर एक्चुअली ये इंडिया ओपन का लोकेशन कहाँ था, हुआ कहाँ पे था, तो ये न्यू दिल्ली में ये बैडमिंटन का गेम होता है और ये वुमेन सिंगल में जीतती है। यही महिला सिंगल की बात किया गया है। अगर ये वुमेन सिंगल के अलावा अगर मेन सिंगल पूछेगा तो सी यूकी का नाम आएगा। सी यूकी मेन सिंगल में
ये किताब जीतते हैं इंडिया ओपन 2024 में, ठीक है। जबकि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जीतती हैं ताई तेजू यिंग। दो नेम याद रखिएगा, ताई तेजू यिंग और सी यू की पुरुषों के लिए है, पुरुष में है, और वुमेन की बात करें तो ताई तेजू यिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज और जगन मोहन। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार, ये बहुत ही फेमस हो सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2024 में। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को सही दिख रहा है? आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, ये आर्किटेक्ट के तौर पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार के रूप में चंद्रकांत सोमपुरा का नाम आता है, ठीक है। और चंद्रकांत सोमपुरा की विरासत जैसे जैसे भव्य प्रतिष्ठा समारोह नज़दीक आता गया था, चंद्रकांत सोमपुरा का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित होता गया। देखिए ये जो मंदिर बनाया गया है, इसके ये मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। तो लगभग कहने का मतलब ये पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया है। ये बहुत बड़ी बात है, 200 से अधिक, लगभग 200 प्लस इन्होंने मंदिरों का निर्माण इंडिया में किया है चंद्रकांत सोमपुरा जी। और इस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रकांत सोमपुरा जी का ये जो योगदान है मंदिर के निर्माण में वो सराहनीय है, और इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, सभी के बस की बात नहीं होती है किसी मंदिर की वास्तुकारिता करना, ठीक है, या वास्तुकार के तौर पे आना। अब ये मन में सवाल आता है कि सोमपुरा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात के अहमदाबाद से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनकी जो पीढ़ी है ना, 15 जो लगातार 15 पीढ़ियाँ है, वो मंदिर को डिज़ाइन करने में ही पहले से लगी हुई है। ये आम बात नहीं है कि इनकी पहली पीढ़ी है और मंदिर के इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इन इतिहास के पन्नों में इनका नाम तो सुनहरे अक्षर में जुड़ ही जाएगा। इनके अंदर वास्तुशिल्प प्रतिभा है, और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाने की कला है, संस्कृति को भांपने की कला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब राम मंदिर का अगर हम बात कर लें, राम मंदिर की जो आयाम है, तो इसका डायमेंशंस को थोड़ा समझ लें। तो एक ऐसी प्रभावशाली संरचना है राम मंदिर का, जो मंदिर है वो 161 फीट है, ठीक है, 161 फीट ऊंची है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो हाइट है 161 फीट है। रुकिए इसको क्लियर करके बताता हूँ। देखिए सोमपुरा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। हाइट कितनी है मंदिर की? हाइट पूछेगा तो 161 पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं एग्जाम पेपर बनाने वालों का। 161 फीट, ठीक है। अगर इसकी मान के चलिए अगर ऊंचाई तो पूछ दिया, चौड़ाई पूछ देगा, ब्रेथ इसका कितना है इस मंदिर का? 235, ठीक है, 235 फीट, ध्यान रखिएगा, चौड़ा है। और लंबाई की अगर बात कर देगा तो 360 फीट है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ 360 फीट है, चौड़ाई 235 फीट है, और ऊंचाई 161 फीट बनाया गया है। तो ये राम मंदिर के बनाने का ये डायमेंशंस है, ठीक है। अब पूछ सकता है कि कितना वर्ग फुट का एरिया है, जो कितने एरिया में इसको कवर किया गया है? मतलब 57,000 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र की बात की जा रही है, निर्मित क्षेत्र जो है, ठीक है, वो निर्मित क्षेत्र का जो एरिया है कि वो कितना है? 57,000 वर्ग फुट है। शैली पूछ सकता है कि कौन सी शैली में इसका निर्माण किया गया है। जो मंदिर भारत में बने हुए हैं, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर में, अधिकतर मंदिर दक्षिण में, साउथ इंडिया में देखने को मिल जाती है।
तो मंदिर बनाने की एक शैली होती है, ठीक है। उसमें नागर शैली भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में, कला एवं इतिहास में। तो जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन भारत की जो विशिष्ट मंदिर निर्माण होती है, उसमें से एक प्राचीन शैलियों में एक फेमस शैली है नागर शैली। तो नागर शैली का ही अनुसरण किया गया है और उसी नागर शैली में इस मंदिर को आधुनिक तकनीकी शामिल करते हुए सावधानीपूर्वक वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए बनाया गया है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राम मंदिर से, आप साइड से उसको देख लीजिएगा कुछ, नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं बहुत आराम आराम से आपको चीज़ों को आगे लेके चलते हुए बता रहा हूँ, ताकि जितने भी क्वेश्चन हो काफ़ी अच्छे से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है? पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथक। तो लक्ष्मी प्रिया जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, तो किस नृत्य से, किस डांस से, कल्चरल डांस से ये रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। कुचिपुड़ी देखिए शास्त्रीय नृत्य भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य भारत की एक पहचान है, या इसकी एक अस्मिता है, इस कल्चर को, हेरिटेज को दिखाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे नृत्य दिए गए हैं। भरतनाट्यम, आपको पता है कि भरतनाट्यम ये किस स्टेट में ये डांस किया जाता है, कल्चरल डांस किया जाता है, ठीक है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। ऐसे ही अगर मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरला में होता है। कथक की बात करें तो कथक भी देखिए केरल का डांस है, ध्यान रखिएगा आपको। कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं कथक और कथकली, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि कोई कहता है कि कथक किस स्टेट से है, माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ है कथकली है, कथकली केरल का है, और जो कथक है ना ये है यूपी से, यूपी में ये कथक डांस किया जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा कथक डांस का ओरिजिनेट कहाँ से है तो यूपी, और वहीं अगर कथकली पूछ देगा, ठीक है, कथक कली पूछेगा तो ये केरला का हो जाता है। तो केरला के 2 डांस हो जाते हैं, कथकली है, ठीक है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, ध्यान रखिएगा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत बहुत ही मधुर और शांत स्वभाव की होती है, और हमारे कह सकते हैं कि कल्चर का एक बहुत ही बृहद और सनातन धर्म से, या कह सकते हैं बहुत पहले से चली आ रही संस्कृति को कैरी ऑन करने के लिए, दर्शाने के लिए ये सब डांस लोग कैरी ऑन करते हुए सोसाइटी में भी जारी रखे हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है ये। और इसका जैसे उद्भव हुआ था ना, जैसे मोहिनीअट्टम की मैं बात करूं, मोहिनीअट्टम का उद्भव केरल के मंदिरों से ही हुआ था, और इसकी सही अवधि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन केरल के मंदिर से ही ये नृत्य स्टार्ट हुआ था। चलिए, तो ये हो गया कुचिपुड़ी। देखिए साइड से अगर आपको नॉलेज दी जाए तो बहुत सारे नॉलेज हैं हर टॉपिक पे, तो उतना अगर देना स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं इसको आराम आराम से थोड़ा बहुत करके आगे बताते हुए बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूँ, अगर हम 14 की बात कर दें तो इसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कांस्य प्रतिमा बनाया जाता है। ये पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर का जो ये बनाया गया है कांस्य 125 फीट ऊंची, ठीक है, 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची, ठीक है, कांस्य
कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपको बताने हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे इनकी 125 फीट ऊंची मंदिर बनाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब हमारे संविधान के सबसे कह सकते हैं पितामह, कह सकते हैं संविधान के पितामह के तौर पे इनको देखा जाता है, और सबसे अहम पर्सन थे जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान को लिखने के बाद से हक दिया उन सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी और समाज में रहने वाले हर तबके के लोगों को कि एक साथ मिलकर सबका सामाजिक कल्याण हो सके, सबका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 125 फीट ऊंची उसने इनकी प्रतिमा बना दी? तो आइए हम बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति बनी है वो तेलंगाना का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में इनकी ये मूर्ति बनाई जाती है। उद्घाटन की बात करें तो इनकी मूर्ति का उद्घाटन में देश के बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति लोग शामिल हुए थे, और कह सकते हैं कि जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे मतलब चंद्रशेखर राव, ठीक है, चंद्रशेखर राव जी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने का फैसला करते हैं, ठीक है, और फाइनली मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाता है। एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, और एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें कहा गया कि अंबेडकर के नाम पर बने नए तेलंगाना सचिवालय भवन परिसर का उद्घाटन 30 अप्रैल को किया जाएगा, ऐसा बताया गया था, और 30 अप्रैल को उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन कार्यक्रम पंडित वहाँ के थे, उनके द्वारा कराया जाता है शुभ मुहूर्त दे के। वहीं जो तेलंगाना के जो सीएम हैं चंद्रशेखर राव और राज्य की जो सेक्रेटरी हैं शांति कुमारी को गृह लक्ष्मी योजना के लिए जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार करने का निर्देश भी दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव ये स्टेटमेंट है कि मूर्ति का उद्घाटन तो किया जाता है, उसके साथ साथ गृह लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए भी शांति कुमारी जो मुख्य सचिव हैं उनको भी निर्देश दिया जाता है। तो दो काम एक साथ वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, आपको बताने हैं कि महतारी वंदना योजना, ठीक है, कौन से स्टेट ने महतारी वंदना योजना को स्टार्ट किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और असम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और असम दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस स्टेट के द्वारा ये योजना लागू की जाती है। सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यह आएगा कि महतारी वंदना योजना क्या है। देखिए, महतारी यानी कि माँ को महतारी भी बोला जाता है, मदर को महतारी बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली प्रदेश की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, ठीक, इकोनॉमी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, आर्थिक स्वावलंबन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, यानी कि उनके हेल्थ में, उनके न्यूट्रिशनल डाइट में लगातार सुधार हो, माताओं के न्यूट्रिशनल डाइट में, उनके हेल्थ में, उनकी इकोनॉमी के क्षेत्र में वो अपने पैरों पर खड़ी हो, इस क्षेत्र में सुधार हो, तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये योजना, महतारी वंदन योजना लागू की जाती है। ठीक है, इस योजना में,
ठीक है। जो विवाहित महिलाएं हैं, इस योजना के अंतर्गत जो भी विवाहित महिलाएं हैं, उनको प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं महतारी वंदन योजना में, जो छत्तीसगढ़ की सरकार स्टार्ट करती है। और ये योजना मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे अनमोल चीज़ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, वो है माँ। और उनके लिए अगर गवर्नमेंट कोई पहल लाती है, कोई योजना लाती है, तो वो सराहनीय है। बस ये है कि हाँ, वो योजना हर नीडी जो ज़रूरतमंद माएँ हैं, ठीक है, उनके पास कुशलता से पहुंच जाए। ठीक है, महतारी वंदना योजना, जिससे वो समाज में जो नीडी हैं, जो नीडी नहीं भी हैं, सभी को समाज में एक कह सकते हैं कि असमानता और जागरूकता की कमी जो देखी जाती है, तो उसको दूर करने में उनकी भूमिका कारगर साबित हो, अपने आप को एक ऐसे स्टेज पर खड़ी देख सके जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य में, उनके स्वास्थ्य में, पोषण के स्तर में सुधार हो, आर्थिक स्वावलंबन सशक्तिकरण में वो आगे बढ़ें। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो वुमेंस डेवलपमेंट के सेक्टर में उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मोटो है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आज के सेशन में मैं सिर्फ 15 ही क्वेश्चन रखता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।